गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा मैंने कहा था कि हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो आज हम लोग एग्रीकल्चर, भारत का मेन बिजनेस, भारत के लोगों का 60% पॉपुलेशन का रोजी रोटी, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम होगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर स्टार्ट करेंगे। तो एग्रीकल्चर के बारे में देखा जाए बच्चों, तो एग्रीकल्चर इंडिया का प्राइमरी एक तरीके से एक्टिविटी है। क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी है। प्राइमरी एक्टिविटी इंडिया की प्राइमरी एक्टिविटी क्या है बच्चों? इंडिया की सारी एक्टिविटीज को हम 3 ग्रुपों में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। जिसमें प्राइमरी में आपका बेसिक एग्रीकल्चर है, इस वजह से इसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी कह दिया जाता है। प्राइमरी एक्टिविटीज को हम लोग बेसिकली एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी कहते हैं। उसका रीजन है कि इसका मेन जो कंपोनेंट्स है वो एग्रीकल्चर है। वरना प्राइमरी में तो बहुत ढेर सारी आती हैं, जैसे आपका हनी, बी कीपिंग और क्या नाम से आपका एपीकल्चर, सेरिकल्चर, आपका ये फिशेज वगैरह, आपका ये क्या नाम से और माइनिंग से, आपका एग्रीकल्चर से, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आए, जिसमें जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी हद तक नेचुरल चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है। सेकेंडरी सेक्टर्स को प्रॉपरली एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो प्राइमरी सेक्टर का रॉ मटेरियल होता है उसे प्रोडक्ट मटेरियल में, मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसे मैन्युफैक्चर सेक्टर्स या इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंडरी सेक्टर का पॉपुलर नेम इंडस्ट्रियल सेक्टर है। और तीसरा होता है टर्सरी सेक्टर्स। टर्सरी सेक्टर्स में स्पेशली आपके सर्विस सेक्टर एंड ट्रांसपोर्टेशन है, तो इसे सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो इन तीनों का अपना अलग कंट्रीब्यूशन है, और इन तीनों के एक्टिविटी से जो इनकम होती है उसे इंडिया की टोटल जीडीपी कहा जाता है, और उसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इंडिया की जो टोटल जीडीपी है उसमें सबसे ज्यादा जो पार्ट आता है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो होता है वो सर्विस सेक्टर का है, लगभग 56% अप्रॉक्स। और दूसरे नंबर पर सर 28% है, और 28% हमारा 28 क्या 30% मान के चलो, तो ये 30% जो आपका है, तो ये क्या नाम से है जो सेकेंडरी सेक्टर है। और इसके बाद जो 14-15% बचता है ये हमारा प्राइमरी सेक्टर से इनकम है। ठीक है, पहले क्या था? पहले इसका वाइस वर्सा था, एग्रीकल्चर सेक्टर से सब कुछ आता था, क्योंकि तब हमारे इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर्स डेवलप नहीं थे। इसके बारे में जब हम आगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे तो हम विस्तार से पढ़ाएंगे। यहाँ पर हमें एग्रीकल्चर पढ़ना है, तो एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी सेक्टर का, प्राइमरी एक्टिविटी का एक पार्ट है, प्राइमरी सेक्टर का एक पार्ट है। एग्रीकल्चर इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर का एक हिस्सा है। प्राइमरी सेक्टर्स में एग्रीकल्चर सेक्टर्स आता है, और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में हम लोग आते हैं कैसे प्रोडक्शन होता है, दैट इज डिपेंडेंट की प्रोडक्शन कैसे होता है। जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन स्पेशली कहाँ से ज्यादा आता है, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो प्राइमरी सेक्टर जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इस प्राइमरी सेक्टर पे, एग्रीकल्चर सेक्टर में लगभग 60% पॉपुलेशन, 60 to 65% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में डिपेंडेंट है। मैं आपको बता दूं लगभग इंडिया की देखा जाए तो लगभग जो 100% पॉपुलेशन में लगभग 65% पॉपुलेशन विलेज एरिया में, 35% पॉपुलेशन इन सिटी एरिया में रहती है, और 35% की कमी है 30%, ये ऑर्गेनाइजेशन 30% की करीब है, और ये 70% पॉपुलेशन हमारी विलेज में रहती है। विलेज में रहने वाली क्या कहते हैं 95-98% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से लगभग देखा जाए तो लगभग 65 to 70% पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया का प्राइमरी सेक्टर और ब्रॉड सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है, और इसी एरिया में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी पाया जाता है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बेटा उसे कहते हैं जहां पर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट जिसे कहा जाता है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है प्रेजेंट होता है बट दिखाई नहीं देता। जैसे गांव में क्या होता है बेटा, एक आदमी के पास 2 ही 4 बीघे खेत होते हैं, लेकिन पूरी फैमिली, 5 लोगों की फैमिली है, 10 लोगों की फैमिली, पूरी फैमिली उसी में एंगेज है, और सब अपने आप को समझते हैं कि हम कहाँ अनएम्प्लॉयड है, हम तो काम करते हैं, हम एम्प्लॉयड है, हम काम करते हैं, बट एक्चुअली वो 4 लोगों का काम है, लेकिन उसमें एंगेज 8 लोग हैं। 4 लोगों को हटा देने से उसके प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 लोग में जितना मिलकर के प्रोडक्शन करेंगे उतना 8 ही लोग मिलकर प्रोडक्शन करेंगे, देयर विल बी नो इफेक्ट। तो इस तरीके से जो 4 लोग काम कर रहे हैं उसमें अननेसेसरी हैं, वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। ये सब टर्म्स हम पढ़ेंगे। तो इंडिया में देखा जाए बच्चों तो एग्रीकल्चर जो है इंडिया के डिफरेंट स्टेट में डिफर करता है, स्टेट टू स्टेट डिफर करता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, क्योंकि बेटा एग्रीकल्चर जो होता है ना वो ढेर सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। जैसे
फिजिकल इन्वायरमेंट पे डिपेंड होता है। जैसे कह दिया जाए कि अब फिजिकल इन्वायरमेंट पे मतलब जैसे कह दिया जाए कि अगर हम एप्पल को क्या कहते हैं अब उत्तर प्रदेश में उगाए तो उत्तर प्रदेश में गर्मी एप्पल का पेड़ बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, लगेगा फल ही नहीं लगेगा, समझा। या हम कहें कि मैंगो को जा करके हम बहुत ठंडे एरिया में उगाया जा करके तो वहाँ मैंगो नहीं प्रोडक्शन कर पाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है या हम कोई एग्रीकल्चर चीज़ें दिखाएं, जैसे केसर की फसल क्या कहते हैं जा करके हम तमिलनाडु में करें या उत्तर प्रदेश में करें तो नहीं सक्सेस हो सकती, क्योंकि उसको बहुत ठंडा माहौल चाहिए। जम्मू कश्मीर में सक्सेस है। तो मेरे कहने का मतलब है एग्रीकल्चर क्या होती है, एनवायरमेंट पे डिपेंड करती है। एनवायरमेंट फैक्टर्स होता है, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे हमें इकोनॉमिक फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, और इस पर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिस पे एग्रीकल्चर डिपेंड करती है। तो मेरा बेसिक कहने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर का स्टेट टू स्टेट वेरिएशन है। कहीं पर ज़्यादा अमाउंट में एग्रीकल्चर की जाती है, जैसे पंजाब में देखा जाए तो लगभग 90% एरिया में एग्रीकल्चर की जाती है। पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं, पंजाब और हरियाणा की बात करें, बेटा हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर लगभग 90% एरिया में हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। जबकि यही अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें या अंडमान निकोबार की बात करें तो केवल 10% एरिया में एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। तो ये डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एग्रीकल्चर डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अलग अलग डिपेंड करती है। कहीं पर बहुत ज़्यादा, अब जैसे पंजाब है वेल डेवलप्ड है, फाइनेंशियली वेल डेवलप्ड है, वहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। और जैसे अरुणाचल प्रदेश है या आपका कुछ गरीब स्टेट है, बिहार है, वहाँ पर ओल्ड मेथड से, ट्रेडिशनल मेथड से एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। तो इन सब चीज़ों का भी असर है। तो फिजिकल एंड एनवायरमेंट फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर डिपेंड करते हैं, टेक्निकल फैक्टर डिपेंड करते हैं, इंस्टीट्यूशनल एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस भी इन पर डिपेंड करती है। अब देखा जाए तो एग्रीकल्चर से हमें मिलता क्या है, तो एग्रीकल्चर से तो हमें बहुत कुछ चीज़ें मिलेगा, लेकिन अभी बेसिकली हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर से हमें दो तरीके की चीज़ें मिलती हैं। एक तो हमारा फूड मिलता है, वी आर गेटिंग द फूड फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। तो एक तो फूड क्रॉप्स होती हैं, इनके थ्रू लोगों को फूड्स मिलता है, फूड क्रॉप्स होती है। और दूसरी जो क्रैश क्रॉप्स होती हैं, जो हमारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए मतलब रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करती है। ढेर सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो a lot of industries which are dependent on agriculture because agriculture belonging industries obtaining the raw material from the agriculture sector। तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ से हम रॉ मटेरियल उगाते हैं। तो दो पर्पज है, एक तो फूड प्रोवाइड करना, और चाहे वो फूड एंड मतलब मैन के लिए फूड प्रोवाइड करना या एनिमल्स के लिए, दोनों के लिए। आई डोंट अंडरस्टैंड कि केवल मैन के लिए, मैन एंड एनिमल्स दोनों के लिए फूड प्रोवाइड करना। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। बहुत ढेर सारी इंडस्ट्रीज एग्रो बेस्ड है, जैसे आपकी जूट इंडस्ट्रीज हो गई, जैसे आपकी शुगर इंडस्ट्रीज हो गई, जैसे आपकी कॉटन टेक्सटाइल, इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंगेज हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होती है जिससे, दैट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल क्या होता है, कॉटन, और कॉटन क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर को हम कल से बेसिकली पूरा स्टार्ट करेंगे। तो आप क्या कहते हैं, इस चैप्टर को इतना पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा समझिए इस वीडियो को, और अगले कल से हम इस चैप्टर को ब्रॉडली फाउंडेशन के साथ स्टार्ट करेंगे और पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।